तो बच्चों कैसे हैं आप। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आपके हेरिडिटी और एवोल्यूशन को। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारा मोनो हाइब्रिड जो हमारे पास मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे मोनो डाई वो पढ़ रखे हैं। उसके बाद 2-3 टॉपिक हमने पढ़ रहे थे कि ब्लड ग्रुप कैसे आपके पास इनहेरिटेड होता है और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना है आपका एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो ये आपको अगर लाइट वगैरह पढ़ रही होगी तो मैं बोल देता हूँ दैट इज एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो पहले समझ लेते हैं ये आपके पास है क्या, फिर उसके बाद आपके पास डिस्कस कर आगे आपको जो लिखवाने वाला पार्ट होगा वो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो देखो एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो ये सर जो जे वाला जो वर्ड है इसमें आपको कहीं ना कहीं हेरिडिटी का जो भी थोड़ा बहुत पार्ट देखने को मिल रहा है दैट इज योर हेरिडिटी। इट मींस जे इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके कैरेक्टर्स होंगे, इसमें जो आपके ट्रेड्स होंगे वो आपके डिपेंड करेंगे आपके पेरेंट्स के ऊपर। मींस आपके पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आएंगे उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो ये दो टर्म्स है जो आपको पता रहने चाहिए, दैट्स व्हाई मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो इनहेरिटेड मतलब क्या है सर, हमें पता चल गया कि जो करेक्टर हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे हमारे बालों का कलर, हमारे हाइट का करेक्टर, बहुत कुछ फेस का जो शेप है वो सब कुछ, तो वो होती है आपके पास इनहेरिटेड। सर समझ आ गया। अब एक्वायर्ड क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने देखा होगा एक स्विमर। तो एक स्विमर क्या होता है, क्या उसका अगर उसका फादर स्विमर नहीं है लेकिन आगे उनकी जनरेशन अगर वो स्विम करना सीख जाए, मैं फिर से बोल रहा हूँ फादर को स्विमिंग नहीं आती लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी आगे गर्ल्स या बॉयज जो भी था उनका, तो अगर उन्होंने स्विमिंग करना सीख लिया तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो वाला करेक्टर उसने अपने पेरेंट्स से सीखा या इनहेरिटेड ट्रेट्स था वो। तो वो कौन से ट्रेट में आएगा आपके पास, दैट योर एक्वायर्ड ट्रेट्स नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट्स। जी आपके पेरेंट्स से नहीं मिलता, पेरेंट्स से आपके अंदर नहीं आता, मींस नॉट ट्रांसमिशंस फ्रॉम पेरेंट्स। तो ये खुद पर्टिकुलर जनरेशन सीखती है। जैसे सपोज कर लो किसी को एक्टिंग करना बहुत पसंद था, सिंगिंग करना बहुत पसंद था, तो जरूरी नहीं है एक्टिंग का करेक्टर उसके पेरेंट्स से उसके अंदर आया होगा, उसने तो सीखी है। आपके पास बहुत सी एग्जांपल है कि बाप तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है लेकिन बेटा, तो बहुत सी एग्जांपल है आपके पास। तो इट मींस वो वाला करेक्टर होगा आपके पास, वो इनहेरिटेड नहीं होगा, वो आपके पास एक्वायर्ड ट्रेट्स होगा। जैसे फादर पुलिसमैन थे, वो बेटा उनका इंजीनियर निकला या फिर सिंगर निकला या फिर कुछ पढ़ाई लिखा ही नहीं, बदमाशी टाइप निकला। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेरेंट्स का कैरेक्टर उस बच्चे के अंदर चला जाएगा, बाप पुलिस है तो बेटा भी पुलिस वाला ही बनेगा। तो उसके अपने अकॉर्डिंग देखो, वो कैरेक्टर भी नहीं है, वो आपका पैशन बोल सकते हो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बोला। तो हम वो स्विमिंग वाली एग्जांपल पर ही रखते हैं या फिर क्रिकेट वाली बोल देते हैं या फिर सिंगिंग वाली बोल देते हैं। तो सिंगिंग भी तो हमारे गले को बहुत ही आप बोल सकते हो सुरीला बनाना, आपकी वोकल्स को बहुत साफ करना, वो भी तो एक कैरेक्टर हुआ ना, उसकी आवाज बहुत अच्छी है। तो स्टार्टिंग में तो अच्छी होगी नहीं, बहुत प्रैक्टिस करता है, बार बार रियाज करता है, उसके बाद उसकी आवाज अच्छी हो जाती है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो वाला कैरेक्टर उसने अपने पेरेंट्स से सीखा, तो हम ये बोलेंगे उसने वो करेक्टर सीखा आफ्टर द रिप्रोडक्शन के बाद, जब उसका बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद जब वो अपनी कौन सी भी एज में वो उसे सीखता है, ना कि वो अपने पेरेंट्स से वो करेक्टर लेता। आई थिंक आपको समझ आया हो। तो जी आपके पास जस्ट लोकल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया, एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, अपनी इंडियन लैंग्वेज में समझा दिया कि हमारे पास एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है। इनहेरिटेड मींस पेरेंट्स से मिलेंगे, एक्वायर्ड मींस जो हम खुद अपने सर्वाइवल के लिए। अब देखो जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो हम देख लेंगे। जैसे सपोज करो कि जो आपको पता ही है हेरिडिटी क्या होती है कि एक से दूसरी जनरेशन में, जैसे अगर हम पुराने टाइम्स की एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो वहाँ जो भी आपके पास जानवर है उनको लगा होगा कि नहीं अब पानी बहुत बढ़ रहा है, हमें तैरना सीखना चाहिए, तो उन्होंने तैरना सीख लिया। तो ये थोड़ी है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा था, उन्हें खुद सीखना पड़ा, वो इन एक्वायर्ड ट्रेट्स था वो आपके पास। तो वो क्यों होता है, ड्यू टू सर्वाइवल के लिए, कि सर्वाइव करना।
अब स्विमर ने स्विमिंग क्यों चुनी? उन्हें पता है कि इसमें कैरियर बहुत बढ़िया है। सिंगिंग क्यों चाहिए? क्योंकि आजकल बच्चों को पता है सिंगिंग डांसिंग में आपके पास कैरियर को बहुत बढ़िया सर्वाइव करने के लिए जिंदगी में। तो दैट्स व्हाई आपको, मैं आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे आपकी अक्वायर्ड ट्रेड्स की डेफिनेशन कि आपके पास अक्वायर्ड ट्रेड्स है क्या। तो अक्वायर्ड ट्रेड्स लिखो डेफिनेशन। ए ट्रेड, यहां ब्रैकेट में सभी को पता है कैरेक्टरिस्टिक्स बार बार यूज कर रहा हूं, तो आपको भी पता है ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक सेम है। और दूसरा ऑफस्प्रिंग एंड प्रोजाइनी बोथ आर सेम, और उनको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड। दोनों आर सेम। जो आपके नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट्स के आगे जो जनरेशन होती है ऑफस्प्रिंग, प्रोजाइनी या फिर चाइल्ड बोलते हैं। तो क्या है? a trait of an organism which is not inherited but develops due to response of environment is called an acquired trait। तो समझ आ गया? पहले सर आपने बता रखा है कि एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्स की वजह से जो अपने अंदर वो कैरेक्टर लेके आएगा, दैट इज योर अक्वायर्ड ट्रेट है सर। तो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, द अक्वायर्ड traits of organisms cannot passed on to their future generation। ये भी मैंने बोला कि अगर उसने स्विमिंग करना सीख लिया तो जरूरी थोड़ी है कि वो आगे उसकी जो जनरेशन होगी उसको भी स्विमिंग आती होगी। तो डे तो अक्वायर्ड था ना, उसके जीन्स में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब सर सपोज करो कुछ ऐसा अक्वायर्ड जीन्स, ऐसा अक्वायर्ड ट्रेट अगर हमें, जैसे हमारे प्रीवियस जो एंशिएंट टाइम्स में जो आगे हम एवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन क्यों होती है, उसमें हम देखेंगे तो उसमें भी तो सर थोड़ा चेंज किसी में आया होगा, थोड़ा चेंज किसी ने अपने बॉडी के अंदर ले आया होगा। वो सभी चेंज सर हमारे नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता था। तो उनमें क्या होता था? तो बच्चे एक कंसेप्ट याद रखना, एक बात याद रखना कि अक्वायर्ड ट्रेड भी आपके इनहेरिटेड ट्रेड बन सकते हैं अगर वो एक पर्टिकुलर जनरेशन जिसने वो ट्रेड को अक्वायर्ड किया उसके जीन्स में, उसके डीएनए में जाकर वो वहां पर फिट हो जाए, मींस उसके डीएनए को जाकर इफेक्ट करे, तो तभी ही वो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन में वो अपने जीन वो एक्वायर्ड ट्रेड को ट्रांसफर कर पाएगा। लेकिन जितना अगर उसके एक्वायर्ड ट्रेड की वजह से उसके जीन्स और डीएनए इफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो वो कभी भी अपनी वो ट्रेड्स को फ्यूचर की जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कौन रिस्पॉन्सिबल था सर? क्रोमोसोम में आप सेक्स क्रोमोसोम के आपके जो जीन्स के जो आपके डीएनए में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आपके के अंदर डीएनए जो उसके आगे जीन्स है वो आपके ट्रांसफर होते थे। तो अगर उसके जीन्स में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, फिर से बोल रहा हूं, अगर एक्वायर्ड ट्रेड्स उसके जीन्स में कोई चेंज आ रहा है तो फिर वो फ्यूचर जनरेशन में देखने को मिलेगी। अगर नहीं आ रहा तो वो सिर्फ एक ही जनरेशन तक उनकी लिमिट रहेगी, आगे वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो उसका इन्होंने आगे एक और एग्जांपल बता रखी है। लेट अस सपोज करो कि एक पेरेंट्स से उन्होंने क्रॉसिंग कराई, रिप्रोडक्शन करवाना चाहा उन्होंने, तो उनके पेट में जो बच्चा था, सपोज करो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनके घर में क्या हुआ कि उनके घर में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई तो वो अच्छी तरीके से वो बेबी का ख्याल नहीं रख पाए पेट में, वो फीमेल का।
तो क्या हुआ, जो बच्चा उनके पेट में पैदा जो ग्रोथ कर रहा है, वो स्टारवेशन, भूख की वजह से उसकी जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी कम होगी, अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो रही होगी, क्योंकि जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे बेबी को वो अच्छी तरह से पहुंच, क्योंकि फीमेल को नहीं पहुंच रहे थे, आगे बेबी को उसने क्या ट्रांसफर करने। तो ड्यू टू स्टारवेशन जो आपके पास जो बेबी पैदा होगा उसका वेट कम होगा, उसके वेट कम होने की वजह से आगे इन द फ्यूचर भी आप उसको देखोगे, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ आप फ्यूचर में भी देखोगे उसका वेट कम होगा। तो अगर उसको फ्यूचर में भी उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनकी वैसे ही रही तो फ्यूचर में भी उसका वेट बहुत ज्यादा कम होगा। आपने देखा होगा कि ऐसे इंसान, ऐसे पीपल अपने सराउंडिंग में। तो सपोज करो जो इंसान जो स्टारवेशन की वजह से उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा पतला, मीन्स वो पतला हुआ, इतना फैटी नहीं था वो पीपल, अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में जब वो रिप्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ेगा, आगे रिप्रोडक्शन करो, जब उसकी मैरिज होगी आगे रिप्रोडक्शन करवाएगा जब वो, तो जरूरी नहीं है, सपोज करो वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया, अब तो उनके घर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन जब उसका नेक्स्ट जो प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, जरूरी नहीं है कि वो भी पतला ही पैदा हो, क्योंकि उसने थोड़ी भूखमरी सहन की है। तो ये सभी बातें होती हैं। वो देखो अब भूखमरी क्या था कि उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि उनके पास पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए, तो दैट्स वाई उसका बॉडी का पार्ट क्या था, वो पतला पैदा हुआ और सारी उम्र ही पतला रहा। लेकिन जब सारी उम्र नहीं, आप बोल सकते हो जंग एज तक, जब उसको नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई, तो उसकी उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो कंडीशन थी वो ठीक होगी। अब जब उसने नेक्स्ट रिप्रोडक्शन करवाई, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक थी, बढ़िया सब खाने को मिला, फीमेल को जो बेबी पैदा होगा उसमें सभी बातें देखने को मिलेंगी जो आपके नॉर्मल पर्सन में होती हैं। तो दैट इज योर एनवायरनमेंट भी आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ट्रेड्स के ऊपर। तो नेक्स्ट देखते हैं आपके, तो ये बात जो मैंने आपको बोली है कि जीन्स में आपके पास चेंजेस आने चाहिए, उसको लिख लो। तो लिखो ओनली दोस ट्रेड्स कैन बी transmitted, only those traits can be transmitted to future generations in which changes have occurred in the genes or DNA present in the reproductive cells. Young gametes of parent organisms. वही बात जो आपको मैंने बताई अभी कि वही ट्रेड्स आपके पास नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, जो उसके जीन्स को क्या करेगा, जो जीन्स को क्या करेगा, उनमें चेंजेस लाएगा प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव ऑफ सेल्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स होंगे, अगर उनको जो डीएनए के अंदर रहते हैं आपके, तो उनको जो आप अगर चेंजेस आएगा एक्वायर्ड ट्रेड की वजह से, तो तभी वो आपके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर पाएगा। तो इन्होंने एक और एग्जांपल बता रखी है, जैसे आपके पास माइस थे, इनको मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करूंगा तो समझ लेना। हाँ मेरा माइस ऐसा ही है, बस समझने की कोशिश करना। तो माइस में कोई जो भी आपको समझ आया, वो स्क्वायरल हमारे पास होती है जो गैलरी जिसको बोलते हैं। सपोज करो इसकी इन्होंने क्या किया, पूंछ को काट दिया। तो पूंछ को काट दिया, तो पूंछ जो काटी वो तो इस कंडीशन जो सर्वाइवल की कंडीशन की वजह से कट गई होगी। सपोज करो उसकी कोई लड़ाई हुई होगी तो उन्होंने किसी उसके हादसे की वजह से उसकी पूंछ कट गई होगी। तो उस पूंछ कटने की वजह से जरूरी थोड़ी है उसका रिप्रोडक्टिव सेल चेंज हो, जीन्स चेंज हुआ होगा। तो नेक्स्ट जब ये अपनी जो रिप्रोडक्शन करवाएगा, तो इसका जो प्रोजेनी होगा, जो प्रोजेनी देखने को मिलेगा, तो जो प्रोजेनी इसका जो देखने को मिलेगा, तो जरूरी नहीं है कि उसकी पूंछ भी कटी हो, उसकी पूंछ वैसी की वैसी ही आएगी। उसके
ये वाला जो ट्रेड्स था अक्वायर्ड ट्रेड्स था। आपने अब माइंड में आ रहा होगा सर वो हमारे पास एक केरली होती है, उसको तो हम जो लिजर्ड हम जिसको बोल देते हैं सर, उसकी तो वो अलग बात है। मैं सिर्फ एक आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि माउस की अगर आप काट दें तो वो फिर से प्रोड्यूस हो जाती है। इस मीन्स उसके काटने की वजह से उसके जो अक्वायर्ड ट्रेड्स हैं वो जीन्स में कोई इफेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन में उसकी फिर से जो उसकी पूंछ थी वो टेल थी वो फिर से प्रोड्यूस होगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्वायर्ड ट्रेड्स जो एनवायरनमेंट की कंडीशन की वजह से हम अपने बॉडी में अंदर लेके आते हैं, अगर वो जीन्स को इफेक्ट नहीं कर रहे तो वो हम फ्यूचर में उसको ट्रांसफर नहीं, अगली फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अगर वो कर रही है, आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स है, जब आप जैसे देखो हम जो भी वैक्सीन वगैरह ले रहे हैं, अगर हमारे वो जीन्स में कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रही है तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में वो देखने को जरूर मिलेगी। उसकी जो भी हमारे अक्वायर्ड ट्रेड्स हमारे अंदर, जो भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में वो ऐसे वो चाइल्ड प्रोड्यूस होंगे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम होपफुली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या पता हल्के पैदा हो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास, तो ये तो होगी हमारे पास अक्वायर्ड ट्रेड्स। तो अब हम पढ़ते हैं आपका इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स को इतना डिटेल में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि कैसे आपके बॉडी में वो ट्रांसफर होते हैं, क्या होता है वो सब, बस इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। अक्वायर्ड को जो है बच्चे आपके इन्वायरमेंट सर्वाइवल कंडीशन की वजह से आप अपने बॉडी के अंदर लेके आते हो, लेकिन इनहेरिटेड क्या है, जो आपके पेरेंट्स से आप ऑब्टेन करते हो। तो देख लो डेफिनेशन लिख दो, इनहेरिटेड ट्रेड्स। लिखो बच्चे, ट्रेट, अब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा नहीं कि इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। ए ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज caused by change in its genes, which is caused by a change in its gene or DNA, is called an inherited trait. देखो, a trait of an organism which is caused by change in its gene is called an inherited। तो जो उसकी जीन्स की चेंज, और जीन्स चेंज कब होते हैं आपको पता है, रिप्रोडक्शन। तो उसकी जीन्स की चेंज होने की वजह से जो उसके अंदर ट्रेड्स आते हैं उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। ठीक है, तो एक इन्होंने एक एग्जांपल बता रखी है। लेट अस सपोज आपके पास ना एक डॉग की ब्रीड थी, तो डॉग की ब्रीड बढ़िया चल रही थी। जैसे सपोज कर लो कोई भी एक डॉग की ब्रीड लेब्रा मान लो, बढ़िया चल रही थी। तो लेब्रा में कहीं ना कहीं आपके पास रोट व्हीलर में एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने देखा होगा मिक्स हाइब्रिड डॉग बहुत मिलते हैं आजकल। हाइब्रिड डॉग बहुत ज्यादा बाजार में आजकल मिल रहे हैं। उनका कारण ही यही है कि उनके जीन्स को चेंज किया जा रहा है। तो हाइब्रिड वर्ड का भी आपने इन द लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ रखा होगा। हाइब्रिड सीड भी आपके पास बहुत आते हैं। तो एक सीड जिसमें पैदावार ज्यादा है, एक सीड जो जल्दी पक जाता है, उन दोनों के जीन्स को एक साथ मिक्स कर देंगे तो ऐसा सीड बनेगा जो जल्दी भी पैदा होगी और जिसकी ग्रोथ और जो उसकी जो प्रोडक्शन होगी बहुत ज्यादा होगी उसकी। तो ऐसे ही डॉग्स में भी करते हैं। एक जो डॉग्स आपके पास हेरी है, बाल बहुत आते हैं, एक जो डॉग्स होते हैं उनकी हाइट छोटी है, तो ऐसा डॉग बना देंगे जिनकी हाइट छोटी और बाल भी बहुत ज्यादा आएंगे। उसको आपने देखे होंगे आजकल बहुत डॉग आ रहे हैं ऐसे। तो सिमिलरली अब क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो कि आपके पास ऐसा डॉग हुआ जो आपके पास जिसकी हाइट भी छोटी है और बाल भी ज्यादा है। तो इट मीन्स क्या सर वो अपने आप हो गया? अपने आप कभी नहीं होगा। जब तक देखो नेचर तो ऐसा कर नहीं रही, कर कौन रहा है? हम ह्यूमन लोग। तो हमने क्या किया, एक डॉग के जीन्स दूसरे डॉग के जीन्स लेकर एक न्यू बोर्न जो आपके पास कोई भी आपके पास डॉग्स होगी उसके अंदर बच्चे आपके पास वो उसको इनहेरिटेड कर देंगे। तो जो उसके अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी
उसमें क्या होगा, उसकी हेरी नेचर भी होगी, उसकी हाइट भी क्या होगी, छोटी। अब आप बोलोगे सर लेब्रा तो छोटा नहीं होता, तो मान लो जो भी, मेरे को इतना डॉग्स के ब्रीड के बारे में मालूम नहीं है, जो आपके पग कुत्ता बोल सकते हो, छोटा सा कुत्ता होता है जो, उसका बोल सकते हो। छोटे छोटे कुत्ते या पॉक्स कुत्ते के ऊपर तो बच्चे बाहरी बाल आते नहीं है, तो एक और कुत्ता होता है उसके ऊपर हेरी बाल होते हैं, तो दोनों के जीन्स को हम कर सकते हैं ना मैच। तो ऐसा कुत्ता आएगा, छोटा भी होगा और बाल भी क्या होगा सर उसमें, उसकी बॉडी में ज़्यादा होंगे। आई होप आपको समझ आया हो। इट मीन्स जीन्स या तो नेचुरली बदलेंगे, अगर नेचुरली नहीं बदलेंगे फिर भी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स सर उसमें हमने उनके जीन्स को ट्रांसफर कर रखा है, हाइब्रिड उनको बना रखा है, तभी वो हुए हैं, अपने आप वो नहीं हो रखे। तो अब इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं हमें सर, वो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, which we receive from our parents। तो ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे सर, जैसे आपने देखा होगा कईयों के चिन का हमारा जो वाला फेस जो होता है अपने पेरेंट्स से मैच करता है, कईयों के स्किन का कलर अपने पेरेंट्स से मैच करता है, कईयों की आईज हेयर का कलर आपके पेरेंट्स से मैच करता है। तो बहुत सी बातें, जैसे मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरी हाइट 6 अबव है, तो जो मेरी हाइट का करेक्टर है जो मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरे पेरेंट्स में कहाँ से आया, जो मेरे आगे दादा परदादा थे उनकी हाइट भी तो 7 फीट टच कर दी थी उनके, तो वो जो हाइट का करेक्टर है वो अभी तक डोमिनेट हो रहा है हमारे अंदर। सपोज करो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसका हो सके मैं बोल रहा हूँ, तो उनकी क्या हाइट छोटी भी हो सकती है, 4 फीट 5 फुट 6 फुट, ये हम आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन वो ड्वार्फनेस वाला करेक्टर हमारे सभी के अंदर था, मेरे पापा के अंदर भी था, मेरे अंदर भी था, वो हमने पढ़ रखा है, डोमिनेट और रिसेसिव की। तो हम बहुत से करेक्टर हैं जो अपने पेरेंट्स से लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो इतना सफिशिएंट रहेगा आपके हेरिडिटी के लिए, जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर है इससे सोल्व हो पाएंगे। तो हमने एक्स्ट्रा ही किया है आपका, तो आप इसके नोट्स बना लेना। तो हेरिडिटी के बाद आप एवोल्यूशन का, पहले मैं टर्म 2 के अकॉर्डिंग चलूंगा, जितना पार्ट टर्म 2 में एवोल्यूशन हेरिडिटी का मैंने कोई पार्ट नहीं कट करवाया, अगर आपके टर्म 2 में थोड़ा बहुत कट करवा रखा है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने पूरा करवाया, मैंने बीच में कोई कट नहीं करवाया। अब एवोल्यूशन का मैं थोड़ा सा पार्ट कट करवाऊंगा, वो पीछे वाला होगा, जहां मैं आपको बोल दूंगा, जहां मेरी वीडियो खत्म हो जाएंगी उसके आगे आपने नहीं पढ़ना, मैं वीडियो अपलोड भी नहीं करूंगा, वो मैं नेक्स्ट सेशन के लिए अपलोड करूंगा। तो आपको जितनी वीडियो मिल जाए वो सभी आपके सिलेबस के अंदर है। तो इनको सोल्व, मैंने इसमें क्यों नहीं सिलेबस को देखा, क्योंकि हेरिडिटी वाला पार्ट अगर मैं एक बार बीच में कुछ छुड़वा देता तो वो इंटरलिंक नहीं होना था एक दूसरे के साथ। तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। तो हेरिडिटी पार्ट आपका ओवर है, एवोल्यूशन को मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 लेक्चर लगेंगे उसको, तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके फिजिक्स के चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी है, मे बी 1 मिनट मैं देख लूंगा, तो फिजिक्स के पार्ट को अब हम स्टार्ट करेंगे। आप उसको कंप्लीट करने के बाद सभी का एक एक चैप्टर हो जाएगा, तो फिर हम थोड़े एमसीक्यू को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू सोल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस